हम सब जानते हैं कि अमेरिका वो पहला मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, मगर आज पूरे दुनिया में 10 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया है। कुछ ने एक दूसरे की हेल्प की और कुछ ने जासूसी के बदौलत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। हर मुल्क की अपनी एक कहानी है, जैसे कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोग्राम की है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन 10 ममालिकों ने अपने एटॉमिक बम कैसे बनाए। तो कहानी शुरू होती है 1938 से, जब जर्मनी के साइंसदानों ने सबसे पहले फ्यूजन रिएक्शन को मुतारिफ कराया। में एक एटम चेन रिएक्शन की वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को वार्न भी किया था कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिका ने अपनी पूरी जोर लगाई और दूसरे जंग अजीम में उन्होंने बहुत सख्त कोशिश की और सीक्रेटली अपनी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में लगे रहे। अमेरिका ने यूके, यूएस और कनाडा से मुख्तलिफ साइंसदानों को इकट्ठा किया और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। अमेरिका के तकरीबन जीडीपी का एक हिस्सा उसके एटॉमिक बम बनाने पे लगाया गया, क्योंकि वो जर्मनी का मुकाबला कर रहे थे। इस टाइम जर्मनी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका को इस बात का खौफ था कि ऐसा ना हो कि जर्मनी उनसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लें और उन्हें नुकसान पहुंचाएं। अगर उस वक्त जर्मनी इसमें कामयाब न हो सकी, मई 1945 में जर्मनी दूसरे जंग अजीम हार चुका था। ट्रूमैन, जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने स्टालिन और चर्चिल को बताया कि उनका मैनहट्टन प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है और वो न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं। अब अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार मौजूद था। इस वक्त ट्रूमैन ने स्टालिन से कहा कि वो इस बम को सबसे पहले जापान पे इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बम्स फेंके थे। लेकिन इस वक्त रशिया के 2 जासूस K-22 और K-19 मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका के साथ काम कर रहे थे। रशिया वो दूसरा मुल्क है जिसने एटॉमिक बम बनाया। रशिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम 1941 में ही शुरू कर लिया था। रशिया के क्योंकि जासूस मैनहट्टन प्रोग्राम में शामिल थे, इसलिए उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज थी एटॉमिक बम को बनाने के लिए। मगर रशिया को इस बात का खौफ था कि कहीं डबल एजेंट होने की वजह से उन्हें मिसगाइड न कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने अमेरिका के चोरी किए हुए एटॉमिक बम के ब्लूप्रिंट्स पर यकीन न किया। इन्होंने तमाम ब्लूप्रिंट्स को दोबारा बनवाया और उन्होंने खुद भी एटॉमिक बम के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। रशिया ने बहुत से जर्मनी के साइंसदान भी पकड़ लिए और उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम पे लगा दिया। 1949 में कजाकिस्तान के अंदर RDS-1 का टेस्ट करके सोवियत यूनियन ने खुद को एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना दिया। तीसरा मुल्क जिसने एटॉमिक बम बनाया था वो यूके था। यूके चूंकि दूसरे जंग अजीम में अमेरिका का एक अहम दोस्त था, इसलिए अमेरिका ने एटॉमिक बम बनाने में यूके की पूरी मदद की। मगर ऐसा नहीं है, अमेरिका ने यूके की कोई मदद नहीं की। उन्होंने जर्मनी के और ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों को मिलाकर एक नई टीम बनाई और न्यूक्लियर वेपन्स पे काम शुरू कर दिया। जब मैनहट्टन के प्रोजेक्ट पे काम जारी था तो अमेरिका ने यूके से कहा कि वो उन्हें अमेरिका की बम बनाने में मदद करें, तो वो उन्हें तमाम अक़साम के रिसर्च और एटॉमिक बम के ब्लूप्रिंट्स फराहम करेंगे जब एक दफ़ा वो बन गया। मगर 1945 के बाद जब अमेरिका ने एटॉमिक बम की तबाही देखी तो उन्होंने इसे यूके को हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने एटॉमिक बम्स के फाइनल रिजल्ट यूके के साथ शेयर नहीं किए। इसका मतलब अब यूके को अपना एटॉमिक बम खुद बनाना था अपने बलबूते पे। उस वक्त यूके क्योंकि दुनिया के बहुत से मालिक पे कब्जे करके बैठा था, इसलिए उन्होंने काफी जल्दी अपना एटॉमिक बम बना दिया। क्योंकि दुनिया के काफी मुल्कों पे कब्जा होने की वजह से वो अपना यूरेनियम आसानी से निकाल सकते थे। क्योंकि इस वक्त यूके का दुनिया के बहुत से मुल्कों पर कब्जा था और उन्होंने वहां से यूरेनियम को आसानी से हासिल किया। 1952 में यूके ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया। चौथा मुल्क एटॉमिक बम बनाने वाला फ्रांस है। फ्रांस के क्योंकि पहले से ही कुछ साइंसदान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने बहुत ही जल्दी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया और उन्हीं साइंसदानों को लेकर उन्होंने एक टीम बनाई। इन्होंने इसराइल के साथ मिलकर अपना एटॉमिक बम प्रोग्राम शुरू किया। क्योंकि इस वक्त यूएस और रशिया के हालात खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से फ्रांस अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते थे ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। यूएस फ्रांस के सख्त खिलाफ था, क्योंकि अब यूरोप में 2 ऐसी ताकतें होने वाली थी जिनके पास एटॉमिक बम था, एक यूके और दूसरा फ्रांस, जिस वजह से फ्रांस को एटॉमिक बम बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन्होंने अपनी एटॉमिक बम टोटली अपने बलबूते पे ही बनाया। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे लिए बहुत अहम है और हम हर सूरत इन्हें बनाएंगे। वो यूनाइटेड स्टेट और नेटो पे इंसार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी इजाजत दे दी। मेडागास्कर से यूरेनियम को सोर्स किया। 1960 में फ्रांस ने अल्जीरिया में, जो उस वक्त उनकी एक कॉलोनी थी, वहां पे अपना एटॉमिक बम सबसे पहले टेस्ट किया और वो एक एटमी ताकत रखने वाली मुल्क बन गई।
चाइना वो 5वां मुल्क है जिसने एटॉमिक बम बनाया, क्योंकि वो उस वक्त यूएस के सख्त खिलाफ था, इसलिए उन्होंने भी एटम बम हर सूरत बनानी थी। चाइना को सबसे पहले रशिया से काफी मदद मिली, क्योंकि रशिया चाइना को एक अपना उभरता हुआ दोस्त देख रहा था। चाइना ने अपनी न्यूक्लियर वेपन में बहुत तेजी से तरक्की की। चाइना के पास यूरेनियम की काफी ज़खायर मौजूद थे, जिससे उसे काफी मदद मिली। आखिरकार 1964 में चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो गया। इनमें हमारे पास छठा मुल्क इसराइल है, जिन्होंने आज तक माना तो नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, मगर वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, ये सब जानते हैं। इसलिए ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने अपना एटॉमिक बम कैसे बनाया और कब बनाया, मगर काफी डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके पास एटॉमिक बम है। इसराइल का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सैटेलाइट से देखा गया। 1963 में JF कैनेडी ने कहा था कि इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है। JF कैनेडी ने इसकी सख्त मुखालफत की और उनसे कहा कि न्यूक्लियर टीम्स को इस जगह को विजिट करने की इजाजत दी जाए, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये सेंटर सिर्फ एनर्जी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि एटॉमिक बम्स बनाने के लिए। मगर इसराइल ने इन सारे इल्जामात से इनकार कर दिया और उन्होंने अमेरिका के टीम को भी आने से मना कर दिया, जिन्होंने ये चेक करना था कि आया वहाँ पे इसराइल कोई एटॉमिक बम बना रहा है या उस रिसर्च सेंटर को सिर्फ एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आखिर में अगर उन्हें इजाजत मिली भी सही, तो इसराइल ने लिमिटेड एरिया तक ही उन्हें इजाजत दी रिसर्च करने की। मगर बाद में एक डॉक्यूमेंट लीक होती है जिसे ये पता चलता है कि इस रिसर्च सेंटर में कुछ अंडरग्राउंड कंपाउंड्स भी हैं, जहाँ पे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे हैं। मगर फिर भी ये ख्याल किया जाता है कि 1967 में इसराइल ने अपना एटॉमिक बम बना दिया था। लेकिन 1986 में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जिसमें एक इसराइली जिसका नाम था मोर्डकाई नूनू, जो एक इजरायली टेक्नीशियन थे और उन्होंने इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स पे काम किया था, नागेवा रिसर्च सेंटर में काम किया था। उन्होंने इसराइल के उस रिसर्च सेंटर के कुछ प्रिंट्स रिलीज कर दिए थे, जिसमें ये साफ साफ पता चलता था कि इसराइल एटॉमिक बम बना चुका है या बना रहा है। बाद में उन्हें रोम से इसराइल के मोसाद जासूसों ने किडनैप कर दिया और से इसराइल ले गए। वापस इसराइल लाकर जिन्हें 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्हें काफी दफा दोबारा भी अरेस्ट किया गया, लेकिन अभी वो सख्त रिस्ट्रिक्शन के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें मीडिया पे बात करने की भी कोई इजाजत नहीं है। ये कहा जाता है कि इसराइल के पास अब 200 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इस लिस्ट में 7वां मुल्क इंडिया है, जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया। 1962 में जब इंडिया हिमालयस में चाइना के खिलाफ जंग हार गया, तो उन्हें एटॉमिक बम बनाने की जरूरत पेश आई, ताकि वो चाइना को मजीद आगे आने से रोक सकें। इंडिया ने सबसे पहले अपने रिएक्टर्स कनाडा और यूएस से मंगवाए और इंडिया का कहना था कि वो इन्हें सिर्फ एनर्जी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो सीक्रेटली उन्हें एटॉमिक बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इंडिया ने पोखरा में अपना सबसे पहला टेस्ट 1974 में किया और वो एक न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्री बन गई, जिसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। इस टेस्ट के बाद इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया में काफी सैंक्शंस लगे, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि इन्होंने एक कैनेडियन रिएक्टर को इस्तेमाल करके अपना एटॉमिक बम बनाया है। 8वां मुल्क जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाई थी वो है साउथ अफ्रीका। इनके पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम के ज़खायर मौजूद है, जिससे वो यूके, फ्रांस, यूएसए और इसराइल और रशिया को भेजते थे। इनका ज्यादातर इस्तेमाल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनमें से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। 1948 में साउथ अफ्रीका ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया, मगर उस वक्त वो इसे सिर्फ एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्होंने 1960 और 70 के दहाई में यूरेनियम को पहली दफा जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि 1960 और 70 में रशिया का इन्फ्लुएंस नामीबिया और अंगोला पे बढ़ने लगा, जो साउथ अफ्रीका के हमसाए थे। 1970 में इन्होंने कालाहारी डिजर्ट में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई न्यूक्लियर वेपन्स को चेक करने के लिए। सोवियत यूनियन के कुछ सैटेलाइटों ने ये सब कुछ देख लिया और उसे यूएस को रिपोर्ट कर दिया, और फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से साउथ अफ्रीका को अपना प्रोग्राम वहीं पे रोकना पड़ा। मगर 1980 तक उन्होंने 6 एटॉमिक बम बना लिए थे। अब लिस्ट में हमारे पास 9वें नंबर पर है पाकिस्तान। इंडिया से जंग हारने के बाद अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू की। इस वक्त भुट्टो ने कहा था कि अगर इंडिया ने एटॉमिक बम बना लिया है तो फिर हम घास और पत्ते खा के गुजारा करेंगे, लेकिन हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। अब्दुल कदीर खान, जो फादर ऑफ एटॉमिक बम समझे जाते हैं पाकिस्तान में, वो एक डच कंपनी के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करते थे। उन्होंने वहाँ से ये सीखा कि एटॉमिक बम कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान में आकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करने लगे। इसके साथ साथ चाइना ने भी पाकिस्तान की काफी मदद की। चाइना ने पाकिस्तान को एटॉमिक बम
के ब्लूप्रिंट्स और इक्विपमेंट्स और इंजीनियर्स सप्लाई किए ताकि पाकिस्तान आसानी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकें और एटॉमिक बम बना सकें। इसकी वजह ये थी कि चाइना इंडिया के खिलाफ अपने लिए कोई दोस्त बनाना चाहता था। इस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को अंडर एस्टिमेट किया और वो समझते थे कि पाकिस्तान जैसा एक छोटा मोटा मुल्क ये बम बना ही नहीं सकता था। और दूसरी, इस वक्त रशिया चूंकि अफगानिस्तान में थी और पाकिस्तान अमेरिका का एक अलाय था, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा दबाव न डाला। इसलिए यूएस नहीं चाहता था कि उसके अलाय से नाराज हो जाए। और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यूएस के मिलिट्री जो फंड पाकिस्तान को मिलते थे उन्हीं को इकट्ठा करके पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू की। 1998 में पाकिस्तान ने चागी बलूचिस्तान में अपना सबसे पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया और यूं पाकिस्तान दुनिया का नवा न्यूक्लियर वेपन रखने वाला मुल्क बन गया। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया है वो नो फर्स्ट पॉलिसी यूज के ऊपर अमल करती है, यानी कि वो उस वक्त तक किसी मुल्क पे अटैक नहीं करेगा जब तक कोई और मुल्क उसके ऊपर एटॉमिक बम से हमला न कर दे। जबकि पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाता है, जिसका मतलब वो किसी भी तरह से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान उसे इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं किया तो भी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है, इस वजह से पाकिस्तान ने जब से एटॉमिक बम बनाया इसके बाद किसी मुल्क की हिम्मत न हुई कि वो पाकिस्तान पे हमला करें। 2004 में अब्दुल कदीर खान पे सख्त इंतजामात लगाए गए कि उन्होंने पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है उसके ब्लूप्रिंट नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को बेचे, जो एक सरासर झूठा इंतजाम था। अमेरिका के दबाव में आके मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जबरदस्ती इंटरव्यू भी करवाया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पानी का गिलास उठाते हैं और साथ बैठे फौजी से कहते हैं पानी पीना तो जुर्म नहीं है। नॉर्थ कोरिया हमारे पास 10वां और आखिरी मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाए। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग ने देखा कि न्यूक्लियर वेपन हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ कोरिया के झगड़े यूएस के साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। शुरू में सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया की काफी मदद की न्यूक्लियर वेपन बनाने में। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को एनर्जी पर्पस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स दिए और काफी नॉर्थ कोरियन ऐसे साइंसदान थे जिन्हें रशिया ने खुद ट्रेन किया अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। मगर दोनों चाइना और रूस ने नॉर्थ कोरिया की मदद करने से इनकार कर दिया कि हम एटॉमिक बम बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते। मगर 1970 में नॉर्थ कोरिया ने अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया और उन्होंने खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश शुरू कर दी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास यूरेनियम के काफी ज़खायर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू कर दी न्यूक्लियर वेपन्स की। 1980 के आते आते जब अमेरिका ने देखा कि नॉर्थ कोरिया एटॉमिक बम बनाने वाला है, तो उन्होंने उनके साथ एक ट्रीटी साइन किया जिसके मुताबिक अब वो कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। मगर नॉर्थ कोरिया फिर भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करता रहा और वो इस कोशिश में लगे रहे कि किसी न किसी तरह अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, जिसके लिए नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी वालों को भी मुसलसल देर कराया ताकि वो आके उनके मुल्क में ये चेक ना कर सकें कि आया हम न्यूक्लियर वेपन्स को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बम बनाने के लिए। मगर 2003 में नॉर्थ कोरिया ने इस मुआहदे को तोड़ दिया और वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में दोबारा से जुड़ गए। इस वक्त कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान की तरफ से काफी मदद मिली एटॉमिक बम बनाने में, जिसमें कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो ने नॉर्थ कोरिया के विजिट के वक्त एक ओवरकोट पहना था जिसकी जेब में 2 CD थे जिनमें एटॉमिक बम्स की ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे, और इसके बदले में नॉर्थ कोरिया ने बेनजीर भुट्टो को बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट्स दिए। 2005 में किम जोंग उन ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली मुल्क बन गई है और 2006 में इन्होंने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अक्टूबर 2006 में इन्होंने सबसे पहले अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और अक्टूबर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करके ये साबित कर दिया कि वो भी अब न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाली कंट्री बन गई है। तो ये अब वो 10 मुल्क हैं जो अब एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुके हैं।